स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एम रेलवे में। आज जो है इम्पोर्टेंट क्लास है, इन्वायरमेंट की क्लास है, क्लास नंबर 3 है। ठीक है, अब तक हमने क्लास नंबर 1 में क्या देखा, बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट देख लिया है। ठीक है, बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट देख लिया। जो क्लास नंबर 2 थी उसमें हमने देखा था एनर्जी के बारे में, क्या होता है रिन्यूएबल एनर्जी, क्या होता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी एंड कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में क्या डिफरेंस है, सब कुछ हमने देख लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो भी वीडियोस देख लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज हम पढ़ेंगे पोल्यूशन के बारे में। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज पोल्यूशन एक्चुअली मीन? पोल्यूशन जो है, देखिए, पोल्यूशन एक तरह का अनवांटेड चीज़, ठीक है, अनवांटेड चीज़ आपके आसपास इन्वायरमेंट में, ठीक है, एटमॉस्फेयर में। जैसे देखिए, निगेटिविटी आपके लिए ज़रूरी है क्या? नहीं है, लेकिन आप निगेटिव हो जाते हैं, कभी कभी आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो एक तरह का पोल्यूशन है वो आपके लिए। उसी तरह से एटमॉस्फेयर के लिए, इस धरती के लिए जो अनवांटेड चीज़ें हैं वो अगर आप बम्बार्डमेंट कर दोगे तो वो उसके लिए पोल्यूशन बन जाएगा। जैसे कि देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत हमें होती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड अगर ना होता तो सारा की सारी जो पूरी धरती है वो एक बर्फ में तब्दील हो जाती, एक बर्फ बन जाता, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से एक वार्मिंग इफेक्ट आता है, पूरी गर्माहट रहती है, टेम्परेचर जो है एक्यूरेट रहता है, टेम्परेचर एक स्टेबल रहता है। लेकिन अगर, ठीक है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाए तो जितने भी ग्लेशियर है हमारे यहाँ पर, ठीक है, जितने भी ग्लेशियर है सारे के सारे पिघलने लग जाएंगे और पूरी की पूरी धरती एक पानी में, पूरा का पूरा जो ज़मीन है सब कुछ पानी के अंदर चला जाएगा। तो ज़्यादा मात्रा में भी होना गुनाह है और कम मात्रा में भी होना गुनाह है। एक लिमिट दी गई थी, ठीक है, ऐसा नहीं था कि एंशियंट टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था, ठीक है। अब बुद्ध, जो हमारे बुद्धा थे या फिर कोई भी बहुत एक, आप पीछे जाओगे तो बिफोर क्रिस्ट भी जाओगे तो तब भी तो कार्बन डाइऑक्साइड था। ऐसा नहीं था कि लोग जीते नहीं थे, तब भी कार्बन डाइऑक्साइड था। तब क्यों नहीं पोल्यूशन था? बिकॉज तब हम लोग जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को बम्बार्डमेंट नहीं करते थे, ठीक है, तो पोल्यूशन नहीं था, तब लोग अच्छे से जीते थे। अब क्या है, पोल्यूशन बढ़ गया है, इसलिए हमें इतनी प्रॉब्लम होती रहती है। समझ में आया? पोल्यूशन कुछ है, क्या है? पोल्यूशन एक अनवांटेड चीज़ है जो कि एटमॉस्फेयर के लिए ज़रूरत नहीं है। उसी तरह से पोल्यूशन के टाइप देखते हैं। पोल्यूशन के टाइप क्या क्या है? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, मरीन पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन। तो ये सॉइल पोल्यूशन जो है वो सिविल के लिए है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, लेकिन हमारे लिए 4 पोल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम पढ़ते हैं वन बाय वन। चलिए नॉइस पोल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। नॉइस पोल्यूशन में, ठीक है, नॉइस पोल्यूशन में 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन ये कि नॉइस पोल्यूशन किस मीटर में, या फिर कहे तो सॉरी मीटर नहीं, एक्चुअली किस यूनिट से मापा जाता है? तो वो यूनिट क्या है? डेसिबल, ठीक है, ये याद रखना है आपको। डेसिबल ऐसे करके दिखाते हैं, डेसिबल। और ये डेसिबल जो होता है वो एक लॉगरिथमिक स्केल है, ठीक है, लॉगरिथमिक स्केल है, इसीलिए ये एक्सपोनेंशियली बढ़ती रहती है। आपको जो 70 डेसिबल 60 डेसिबल बहुत ज़्यादा लगता होगा, लेकिन एक लॉगरिथमिक स्केल पे जो है छोटी सी चीज़ें बड़ी होकर दिखाई जाती है। हमने पढ़ रखा है इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट थिंग क्या है कि जो सेफ लिमिट दी गई है इंडस्ट्री में, ठीक है, इंडस्ट्रियल में अप टू 80 डेसिबल। ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन से ज़्यादा मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि ये टेबल याद कर लीजिए। ये टेबल से 100% क्वेश्चन आता है, ठीक है, कभी भी आएगा, किसी भी एग्जाम में आएगा, तो एक बार याद कर लोगे तो कोई भी परेशानी नहीं होगी। जैसे कि देखिए, इंडस्ट्रियल एरिया में डे एंड नाइट की लिमिट दी गई है, ठीक है, 2000 का रूल है ये, सन 2000 का रूल है ये। देखिए किसने दिया था? द नॉइस पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल 2000। तो ये याद कर लेना है आपको। इंडस्ट्रियल एरिया में दिन में जो है 75 डेसिबल अलाउ करते हैं और रात में 70 डेसिबल, ठीक है। देन कमर्शियल एरिया जो है उसमें 65 डेसिबल डे में एंड 55 डेसिबल नाइट में। रेसिडेंशियल एरिया जहाँ पर हम लोग रहते हैं वहाँ रेसिडेंशियल एरिया में 55 डेसिबल डे टाइम एंड नाइट टाइम में 45 डेसिबल, ठीक है। और साइलेंस एरिया जैसे कि हॉस्पिटल वगैरह होते हैं या फिर कोई जू वगैरह पार्क वगैरह हो या फिर स्कूल का एरिया हो, तो वहाँ पर क्या है कि साइलेंस एरिया होता है, तो वो 50 से 40 डेसिबल, ठीक है, डे टाइम में जो है 50 डेसिबल एंड नाइट टाइम में 40 डेसिबल। ये आपको, ये जो है ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्लीज़ याद कर लीजिए। 4 ही ये है, क्या बोलते हैं, जोन है, एरिया है,
कैटेगराइज जोन है, 4 जोन है, और उसके डे नाइट के जो डेसिबल है वो याद कर लोगे ना तो आपका 1 मार्क्स पक्का हो जाएगा। 10 सेकंड के अंदर अंदर आप क्लिक करके आगे बढ़ जाओगे, और कॉन्फिडेंस लेवल जो बूस्टअप होगा तो वो तो कुछ आप कह भी नहीं सकते, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है अगर आप 10 सेकंड के अंदर कोई आंसर दे दोगे तो। नेक्स्ट थिंग, ग्रीन मफलर क्या चीज़ है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है आजकल, क्वेश्चन पूछा भी जा रहा है। देखो ग्रीन मफलर क्या होता है, आप कभी भी ना किसी एयरपोर्ट के बाहर या फिर किसी रेलवे स्टेशन के बाहर जब आप निकलते हो और मेन रोड से सिटी में एंटर करने लग जाते हो, तो जो रोड के दो भी साइड होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा डेंस क्वांटिटी में, एकदम डेंसली जो है प्लांट्स लगाए हुए देखते होगे आप, ठीक है। आपने कभी हैदराबाद ट्रैवल किया होगा, तो हैदराबाद के जैसे ही आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हो ना, तो इतनी अच्छी सीनैरिटी है, एकदम इतने अच्छे फूल, इतना मतलब ग्रीनरी तो इतनी ज़्यादा है, दो भी तरफ, रोड के दो भी तरफ, ठीक है। तो ये जो होता है ये ग्रीन मफलर कहा जाता है, और इससे क्या होता है एक्चुअली, नॉइस पोल्यूशन कम होता है। जो ट्रीज होते हैं ना, प्लांट्स होते हैं, उनमें एक एबिलिटी होती है कि नॉइस को एब्जॉर्व करने की, नॉइस को कम करने की, ठीक है। टकराव से आई थिंक सो, बट नॉइस अब्जॉर्व करने की इनमें एबिलिटी होती है। तो रोड साइड प्लांट्स विच हेल्प्स टू रिड्यूस नॉइस लेवल, ठीक है। आपके अगर घर के आसपास भी अगर आप जो है अगर लंबे लंबे ऐसे प्लांट्स लगा दोगे या फिर गार्डन टाइप कुछ होगा, तो आपको नॉइस का लेवल कम नजर आएगा, ठीक है, रिड्यूस कर देता है। तो इसे ही क्या कहते हैं, ग्रीन मफलर कहते हैं, ठीक है। ऐसे भारी भरकम शब्द से इतना कुछ अपने दिमाग में ये नहीं लाना है, बहुत इजी होता है, ठीक है। एक बार अच्छे से पढ़ लिया तो बात खत्म। अब नॉइस पोल्यूशन के इफेक्ट क्या है देखते हैं हम लोग। नॉइस पोल्यूशन के इफेक्ट, तो सबसे पहला इफेक्ट ये हेयरिंग लॉस, आपकी सुनने की क्षमता कम हो जाएगी। नेक्स्ट थिंग जो है कि लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ। अब लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ क्या चीज़ है, एक एग्जाम्पल देती हूँ। देखिए आप पढ़ रहे हो, सपोज आप पढ़ रहे हो और आपके कान के एकदम पास में किसी ने स्पीकर लगा दिया और एकदम से ना बहुत ही जोर से ऐसे सॉन्ग्स बज रहे, तो आप क्या करोगे, कि उस जगह से उठोगे और किसी और जगह जाकर बैठ जाओगे, है ना। सेम थिंग विथ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ क्या करते हैं कि अब इंसान तो सुधरने वाले हैं नहीं, वो नॉइस करेंगे। अब नॉइस जो है, देखिए एक तरह नॉइस का कैसे, तो इंफ्रासोनिक होता है। आप जो हर्ट्स नहीं सुन पाते हो, ठीक है, आप जो हर्ट्स नहीं सुन पाते हो वो वाइल्ड लाइफ सुन लेता है, ठीक है। छोटे बच्चे भी जो है एक्चुअली वो फ्रीक्वेंसी सुन लेते हैं जो आप नहीं सुन पाते हो, ठीक है। तो देखिए वाइल्ड लाइफ भी जो होता है ना, कुछ इस तरह की फ्रीक्वेंसी सुन लेता है जो आप नहीं सुन पाते हो। एरोप्लेन की जो फ्रीक्वेंसीज होती है, बहुत सारे मशीन्स की फ्रीक्वेंसी, आपका फ्रिज भी एक तरह की नॉइज जनरेट करता है जो कि आप तो सुन नहीं पाते हो, लेकिन जो रोडेंट होते हैं ना, जो क्या कहते हैं, चूहे होते हैं, वो लोग सुन लेते हैं, वो ठीक है, वो नॉइज सुन लेते हैं। आप देखना कभी भी अगर आपके पास थोड़ा सा लाइक ऑटोमेटिक नहीं, सेमी ऑटोमेटिक, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला फ्रिज ना हो, तो बहुत पहले होता था वो 90s के टाइम पे, तो वहां पर देखना आप जो रोडेंट होते हैं, वो चूहे होते हैं, वो फिरते रहते, मतलब घूमते रहते हैं, उसके वो जो पीछे होता था ना वो जाल, वो उसमें जाकर बैठते थे, इस तरह का होता है, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसीज जो है वो लोग सुन नहीं पाते और बेचारे वो क्या कर लेते हैं, वो पलायन कर लेते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह चल जाते हैं, ठीक है। ये होता है लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, मरीन पोल्यूशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए मरीन पोल्यूशन। तो मरीन पोल्यूशन क्या होता है, ये किस वजह से होता है ये जान लेते हैं। स्लज, प्लास्टिक एंड ऑयल स्पिल। अब ये स्लज क्या है, जो कंपनीज होती है जो वेस्ट मटेरियल बिना किसी एक्सपेरिमेंट नहीं, बिना किसी क्या कहते हैं उसे, ट्रीटमेंट के डायरेक्टली जो है किसी नाले में छोड़ दिया, वो नाला डायरेक्टली किसी रिवर से कनेक्टेड होगा, है ना। तो वो बिना ट्रीटमेंट के जो स्लज चला जाता है वो होता है एक्चुअली, वो जो वेस्ट मटेरियल होता है वो स्लज है। नेक्स्ट थिंग, प्लास्टिक जो है, जो भी हम रोजमर्रा का प्लास्टिक यूज करते हैं वो ऑटोमेटिकली कचरे में डाला जाता है, कचरे से वो प्लास्टिक, वो और भी क्या चीज़, ऑयल स्पिल मैंने एक करंट अफेयर के आई थिंक क्लास नंबर 4 में ही मैंने बताया था करंट अफेयर की, कि ऑयल स्पिल्स की वजह से जो है एक्चुअली रशिया में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई थी। अब ये ऑयल स्पिल क्या चीज़ होती है, देखिए बड़े बड़े शिप जो होते हैं ना, बड़े बड़े शिप जब ऑयल कैरी करते हैं तो ऑयल लीकेज हो जाता है। ऑयल लीकेज होने की वजह से पूरा का पूरा ऑयल की एक परत जो है उस समुंदर में, उस वाटर बॉडी में फैल जाती है, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि वाटर बॉडी भी, जब वाटर की जो डेंसिटी होती है
वो कम होती है कंपेयर टू ऑयल। तो ऑयल क्या करता है कि ऑयल उसके ऊपर ऊपर रहता है ना, ऑयल उसके ऊपर रहता है। और होता क्या है एक्चुअली, वो ऑयल ऊपर रहने की वजह से जो मरीन प्लांट्स है, मरीन एक्वाटिक एनिमल्स है, उन लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। अब इस तरह से सोचिए कि आपके ऊपर किसी ने कैरी बैग पूरे तरीके से कवर अप कर दी, तो आप सांस ले पाओगे क्या? ठीक है, नहीं ले पाओगे, है ना। तो उसी तरह से होता है ऑयल स्पिल के बारे में, ठीक है, ये होता है ऑयल स्पिल। तो जो ये कुछ बैक्टीरिया होते हैं वैक्स वर्म, ठीक है, वैक्स वर्म और कुछ बैक्टीरिया जो प्लास्टिक खाते हैं, ठीक है, याद रखिए। ये भी पूछा जाता है कि कौन सी बैक्टीरिया है या फिर क्या है जो प्लास्टिक खाता है, तो वैक्स वर्म, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्लास्टिक मैनेजमेंट रूल 2016, जितना मोटा प्लास्टिक होगा ना उतना जल्दी वो डीमोला क्या कहते हैं उसे, खत्म हो जाएगा। लाइक सपोज अगर एकदम पतला सा अगर आप प्लास्टिक देखोगे, ठीक है, एकदम पतला सा प्लास्टिक देखोगे तो उसे खत्म होने में, उसका डिकम्पोजिशन होने में बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन उसी जगह अगर मोटा सा प्लास्टिक होगा ना तो उसका डिकम्पोजिशन होने में कुछ 50 साल वगैरह लग जाएंगे। लेकिन जो अभी आपने सुना भी होगा, आई थिंक 2018 या 19 में जो पतला प्लास्टिक है वो बैन कर दिया गया था, और जो मोटा सा होता है ना, ब्लैक कलर का प्लास्टिक होता है, वो जो है वो ज्यादातर यूज करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा था। अब तो प्लास्टिक यूज ही नहीं किया जाता इतना ज्यादा, लेकिन फिर भी पहले 2018-19 में ऐसा हुआ था, ठीक है। तो मिनिमम अलाउड थिकनेस क्या होती है प्लास्टिक की, जो 40 माइक्रोन्स थी, या 40 माइक्रोन से 50 माइक्रोन्स कर दी गई, ठीक है, 2016 से। और यूज ऑफ प्लास्टिक इन रोड मेकिंग अलाउड, ठीक है। अब 2016 में पहले तो ये जो है प्रस्ताव दिया गया था कि प्लास्टिक जो इतना ज़्यादा हो रहा है तो उसका यूज़ डायरेक्टली हम रोड मेकिंग में कर सकते हैं क्या। तो 2016 में उसके लिए जो है प्रस्ताव रखा गया और फिर उसे मंजूर भी कर दिया गया। एक्चुअली होता क्या है, प्लास्टिक आप यूज़ तो कर लोगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एक तो ऑलरेडी टायर जो होता है, ठीक है, अब देखिए ये रोड है, ठीक है, अभी इस पे पहले ही आपने वो टायर से बनाया है, ठीक है, टायर से बनाया है। तो जब बारिश होती है ना तो बारिश वो डायरेक्टली जमीन के अंदर जाने में प्रॉब्लम हो जाती है। अब अगर आप प्लास्टिक ही यूज कर लोगे तो फिर से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, वो बारिश की बूंदें जमीन के अंदर नहीं जा पाएगी, ठीक है। तो इससे जो है जमीन की क्वालिटी खराब हो जाती है। इसीलिए अभी तक इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी गई थी। लेकिन अभी जो है एकदम इतनी ज़्यादा मात्रा में आप प्लास्टिक यूज़ नहीं कर सकते रोड मेकिंग में, कुछ परसेंटेज में है जो टार के साथ आप उसे यूज़ कर सकते हो, याद रखना। नेक्स्ट थिंग, ओके, ये तो मैं टेबल मैंने बता दिया था, ये टेबल प्लीज़ याद कर लेना, नॉइस पोल्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ऑयल स्पिल, जैसे कि मैंने बताया, ऑयल स्पिल जो है ऑक्सीजन की जो डिमांड होती है वो इंक्रीज हो जाती है जब ऑयल स्पिल, क्योंकि देखो सप्लाई कम हो जाता है तो डिमांड तो बढ़ ही जाएगी ना, कि जो कि अंडर वाटर प्लांट्स है, अंडर वाटर एनिमल्स है, एक्वाटिक एनिमल्स है, उन लोगों को तो चाहिए ना ऑक्सीजन सांस लेने के लिए। अब वही नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है ना, एक्चुअली ये बायोडाइवर्सिटी को लॉस कर देता है। अब बायोडाइवर्सिटी को लॉस मतलब अब ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा तो बेचारे वो मरीन जो एनिमल्स है, एक्वाटिक प्लांट्स है, वो मर जाएंगे, ठीक है, ये लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग, प्रोफेसर AM चक्रवर्ती, ठीक है, ये याद रखना, इनका नाम याद रखना, ये बहुत बार पूछा भी गया है। प्रोफेसर AM चक्रवर्ती ने डेवलप किया है जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया लिया, उसमें जेनेटिक चेंजेस किए गए, ठीक है, उसके DNA में थोड़ा सा चेंजेस किया गया, और उस जो बैक्टीरिया का नाम क्या रखा गया, सुपर बग। तो ये सुपर बग, अब सुपर बग क्या करता है ना, जो ऑयल स्पिल हुआ है ना तो वो पानी के ऊपर का ऑयल खा लेता है, फिर ऑटोमेटिकली जो है ऑक्सीजन सप्लाई होने लगता है और मरीन पोल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। तो ऑयल स्पिल, इसका नाम क्या रखा गया था वो पूछते हैं, तो बैक्टीरिया का नाम था सुपर बग, ठीक है। नेक्स्ट थिंग क्या है, टेरी जो है हमारा, पहले इसका नाम टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट था, अब इसका नाम चेंज करके द एनर्जी रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट हो गया है, ठीक है। रिसोर्सेस हो गया, पहले रिसर्च था, अब रिसोर्सेस हो गया है। तो इन्होंने जो है बहुत सारे बैक्टीरिया, 5 बैक्टीरिया मिलाकर एक बैक्टीरिया कन्वर्ट किया है, और उसका नाम रखा है ऑयल ज़ैपर। क्या रखा है, ऑयल ज़ैपर करके रखा है, याद रखना। और टेरी का हेडक्वार्टर मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, आई थिंक न्यू दिल्ली है, ये मैं बता दूंगी आपको कंफर्म करके, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है न्यू दिल्ली है। तो ऑयल ज़ैपर बनाया है 5 बैक्टीरिया से मिलाकर। तो ये भी क्या करता है ना, ऑयल स्पिल कम करने में, ऑयल स्पिल खा लेता है और फिर मरीन पोल्यूशन कम कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, एयर पोल्यूशन।
एयर पोल्यूशन के दो टाइप है, एक है इंडोर एयर पोल्यूशन, दूसरा है आउटडोर एयर पोल्यूशन। और इंडोर एयर पोल्यूशन के जो केसेस है सबसे ज़्यादा है आउटडोर के मुकाबले। अब बोलोगे इंडोर की कैसे ज़्यादा है? देखिए इंडोर में एक्चुअली होता क्या है, बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। कोल बर्निंग, जैसे कि जो छोटे छोटे विलेजेस है, टाउन्स है, वहाँ पर अभी भी कुछ मात्रा में जो है, भले ही आप सबको गैस जो सिगड़ी है प्रोवाइड कर लोगे, जो एलपीजी है प्रोवाइड कर दोगे, फिर भी बहुत सारे लोग जो है ना वो क्या कहते हैं उसे, लकड़ी यूज करते हैं खाना वाना पकाने के लिए। तो इससे क्या होता है कि बर्निंग होती है, और बर्निंग से फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली पोल्यूशन हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि कोल बर्निंग, टोबैको स्मोक। अब टोबैको स्मोक में कार्बन मोनोऑक्साइड जो बेंजीन होता है, ये भी पूछा गया है। टोबैको स्मोक, अगरबत्ती की वजह से भी जो है एयर पोल्यूशन, इंडोर एयर पोल्यूशन होता है। रूम फ्रेशनर जो यूज करते हैं हम लोग, मानसून के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है रूम फ्रेशनर, तो उसमें भी फैथलेट्स करके एक मटेरियल होता है जो कि एयर पोल्यूटेंट होता है। नेक्स्ट थिंग मॉस्किटो रिपेलेंट्स, जो हम मॉस्किटोज रिपेलेंट, जो हिट, काला हिट वगैरह बहुत ज़्यादा आजकल न्यूज़ में हम लोग यूज़ कर लेते हैं, लेकिन उससे जो है इंडोर एयर पोल्यूशन बढ़ता रहता है, ठीक है। जब भी मैं इंडोर एयर पोल्यूशन पढ़ाती हूँ ना, तो मुझे एक ही एड याद आती है, दीपिका पादुकोण की। आपने देखा होगा या नहीं पता नहीं, लेकिन वो जो एशियन पेंट्स की ऐड करती है ना, आप देखना वो यूट्यूब पे ये करके सर्च करके, वो मास्क पहन के जाती है हर जगह। तो वो बोलती है ना कि उसमें बोलती है कि क्योंकि इंडोर पोल्यूशन इज मोर कंपेयर टू आउटडोर पोल्यूशन, ठीक है, ये याद रखना आप। नेक्स्ट थिंग आउटडोर, तो आपको सबको पता है, फैक्ट्रीज एंड व्हीकल के वजह से आउटडोर पोल्यूशन होता है, ठीक है। तो पोल्यूशन के एक्चुअली सोर्सेस टू टाइप के होते हैं, एक होता है पॉइंट सोर्स, एक होता है नॉन पॉइंट सोर्स। अब पॉइंट सोर्स क्या होता है, ये डायरेक्ट सोर्स होता है, आपको दिखाई देता है, जैसे कि इमिशन थ्रू पाइप। अब चिमनी के थ्रू धुआं निकल रहा है, तो आप बोलोगे ना कि डायरेक्टली ये जो है चिमनी, ये जो है फैक्ट्री पोल्यूशन कर रही है। लेकिन नॉन पॉइंट सोर्स क्या होता है, जैसे कि इनडायरेक्ट, आपको पता ही नहीं होता है कि भाई एग्जैक्ट उसका सोर्स क्या है, एग्जैक्ट पॉइंट क्या है कि वो पोल्यूशन वहां से जनरेट हो रहा है। जैसे कि साइक्लोन, अब तूफान आ जाए, तो अब तूफान की वजह से हो रहा है, वो डस्ट आ रही है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन एग्जैक्ट सिर्फ तूफान ही क्या पोल्यूशन कर रहा है? क्या फैक्ट्री का भी धुआं वो लेकर आ रहा होगा, या फिर कुछ भी व्हीकल का जो वेस्ट है वो लेकर आ रहा होगा, साइक्लोन, है ना। इस तरह से जो इनडायरेक्ट होता है उसे नॉन पॉइंट सोर्स कहते हैं, जो हमें पता नहीं होता है, ठीक है, याद रखना। अब टाइप ऑफ एयर पोल्यूटेंट, ये क्वेश्चन 100% बनता है, ये एयर पोल्यूटेंट याद करके जाओ, कुछ याद करके जाओ या ना जाओ, ठीक है। तो टाइप ऑफ एयर पोल्यूटेंट दो टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट, एक सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। अब प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट को कुछ इस तरह से समझ लीजिए कि क्लास के बहुत ही ज्यादा बदमाश बच्चे, ठीक है। और सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट क्या होते हैं कि एवरेज बच्चे जो कि बदमाश बच्चों के साथ मिलकर बदमाशियां करते हैं, ठीक है, इतना याद रखोगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या होते हैं कि रिलीज डायरेक्टली इनटू द एयर, नेचुरली होता है ये, हम लोग इतना ज़्यादा ये नहीं कर सकते, इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन, लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो हम खुद रिलीज करते हैं, ठीक है, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो हम खुद रिलीज करते हैं। अब इसे रोक सकते हैं क्या? नहीं रोक सकते, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एज अ प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट, है ना। तो सॉलिड पार्टिकल, पर्टिकुलेट मैटर लाइक सिलिका, सूट। अब सूट क्या है एक्चुअली, देखिए सिलिका तो सबको पता होता है, सूट नहीं पता होता। सूट क्या होता है, अनबर्न पार्टिकल होते हैं, ठीक है। कोई भी फ्यूल ले लो, पेट्रोलियम ले लो, उसे बर्न किया और वो अनबर्न हुआ और उससे धुआं निकला, तो वो हो गया सूट, ठीक है, वो होता है सूट, याद रखना है। सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट, तो जैसे कि मैंने बताया, इनडायरेक्टली रिलीज इनटू द एयर, फॉर्म्स ड्यू टू केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग प्राइमरी पोल्यूटेंट। बदमाश बच्चों के साथ एवरेज बच्चे भी मिल गए और वो लोग बदमाशी करने लगे, इस तरह से, ठीक है। तो इसके टाइप देखो, SO3, O3, O3 क्या है, ओजोन, ठीक है, ओजोन याद रखना, स्मॉग, एसिड रेन और पैन क्या है, पायरोक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट। तो आपको करना क्या है इसमें सब में, ये याद कर लेना है प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट और सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट के एग्जाम्पल याद कर लो। ऑड वन आउट में पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट, ठीक है, याद रखना ये।
थर्मल पावर प्लांट और जो हमारे ऑटोमोबाइल होते हैं वो हाईली कंट्रीब्यूट इन एयर पोल्यूशन। थर्मल पावर प्लांट क्यों एयर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करता है? क्योंकि देखिए कोल यूज़ होता है, वहाँ पर गैसेस यूज़ होते हैं, फ्यूल यूज़ होता है, तो बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, इसीलिए अल्टीमेटली वो एयर पोल्यूशन करता है। नेक्स्ट व्हीकल्स, ऑटोमोबाइल्स, बहुत ज़्यादा जो है अनबर्न पार्टिकल्स जो हमारे साइलेंसर से वगैरह निकल जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन करता है। ठीक है, ये दो टाइप याद रखना। नेक्स्ट थिंग, सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड आर मेजर एयर पोल्यूटेंट। ये याद रखिए, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ मेजर एयर पोल्यूटेंट। और सबसे ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज करने वाली कंट्री इंडिया है। ठीक है, इंडिया है। इंडिया के बाद चाइना का नंबर आता है और उसके बाद यूएसए का नंबर आता है। ठीक है, ये याद रखिए आप। हो गया, अभी एयर पोल्यूशन हो गया। आप देखते हैं वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन में दो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछते हैं कि वाटर पोल्यूशन होता क्यों है और वाटर पोल्यूशन की वजह से कौन सी बीमारियां होती है। ठीक है, अब कौन सी बीमारियां होती है ये बायोलॉजी में भी आ जाता है और इसमें भी पूछ लेता है, तो यहीं पे हम जो है इसे देख लेते हैं। वाटर पोल्यूशन अब क्यों होता है? क्योंकि देखिए, अब डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्लज वाटर बॉडी में डाला जाता है, प्लास्टिक डाला जाता है, कचरा कूड़ा सब कुछ जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो एड ऑन होता है वाटर बॉडी में। अब वाटर बॉडी डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कोई नाला है वो रिवर से कनेक्टेड, रिवर जाके कनेक्ट होती है सी से, सी जाके कनेक्ट होता है ओशन से, तो ये पोल्यूशन होते रहता है। ठीक है, तो वाटर टेस्टिंग मेथड देखते हैं। सबसे पहले आपने जो है ये कोलीफॉर्म टेस्ट आपने 11-12 में करी भी होगी, मुझे गारंटी है। देखिए कोलीफॉर्म क्या होता है, ई कोलाई बी कोलाई करके बैक्टीरिया होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, और हमारे इंटेस्टाइन में एक्चुअली मौजूद होता है। देखिए सारे बैक्टीरिया हमारे लिए खराब नहीं होते, जैसे कि ऑयल जेपर और सुपर बग, हमने खुद ने वो बैक्टीरिया बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि हम वो ऑयल स्पिल कम करना चाहते थे। उसी तरह से ई कोलाई जो बैक्टीरिया होता है, क्या करते हैं एक्चुअली, ये बैक्टीरिया लेते हैं और कोई वाटर बॉडी का आपको वाटर चेक करना है कि भाई अच्छा है या नहीं, पीने लायक है या नहीं, तो वाटर ले लिया, उसमें ई कोलाई जो है बैक्टीरिया डाल दिया। एक दिन के बाद आकर आप जब देखोगे उसे, अगर उस वाटर ने येलो कलर का स्टेन दिया, येलो कलर हो गया, तो वो पानी खराब है। अगर एज इट इज उसका कलर बदला नहीं, वो वैसा ही रहा, तो वो पानी अच्छा है। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए। तो कहीं का भी अमृत समझ के पानी मत पी लेना। ठीक है, ये याद रखना। टीडीएस क्या होता है? टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स। अब पानी कहते हैं ना, पानी बहुत वजन है, तो इस तरह से क्या होता है ना, एक्चुअली मिनरल्स भी होते हैं, वो भी डिजॉल्व सॉलिड्स में ही आते हैं। ठीक है, एक तरह का, तो टीडीएस एक तरह का एक मीटर होता है जिसमें जो है आपको 550 ppm। अब 550 ppm क्या चीज़ है? ppm जो होता है पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन। अगर उसमें उस मीटर में 550 ppm दिखा रहा है तो वो पानी पीने लायक है, उससे ज़्यादा हो रहा है तो वो पानी पीने लायक नहीं बचता है। ठीक है, याद रखना। बीओडी, अब जैसे कि मैंने पहले भी बताया, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। किसी वाटर बॉडी में ऊपरी तौर पर ऊपर के लेयर में कुछ पानी ट्रीज आते हैं, कुछ एक तरह का ना ग्रीनिश कलर का, कुछ ग्रीन, एक्चुअली ग्रीन छोटे छोटे प्लांट्स दिखाई देते हैं। तो वो प्लांट क्या करते हैं ना, एक्चुअली जो अंडर वाटर बॉडीज है, जैसे कि अंडर वाटर एक्वेटिक एनिमल है, ट्रीज है, उनका ऑक्सीजन खा लेते हैं। और उनका ऑक्सीजन खाने की वजह से क्या होता है ना कि बेचारे वो अंदर के एनिमल और प्लांट मर जाते हैं और अल्टीमेटली पानी खराब कर देते हैं। ठीक है, तो ये होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में एक्चुअली ऑर्गेनिक मैटर का ही देखते हैं। ऑर्गेनिक मतलब जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स। और ये सीओडी जो होता है वो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसमें ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक, ये दो इंपॉर्टेंट है। देखिए, ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक मटेरियल का देखा जाता है। इसीलिए ये जो बीओडी है, सीओडी जो है बहुत ज़्यादा कारगर होती है कंपेयर टू बीओडी। और सीओडी जो है ये इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है पानी के लिए। ठीक है, पानी का देखने के लिए। अब ये है वाटर ब्रोन डिजीज, इंपॉर्टेंट, प्लीज ये ध्यान से देखना। ठीक है, तो पहले अब देखिए, एक्सेसिव अमाउंट में अगर मर्क्यूरी हो जाए तो मिनीमाटा डिजीज होती है। अब इसको नाम मिनीमाटा डिजीज क्यों आया, ये देखिए। जापान में एक छोटा सा शहर है मिनीमाटा करके, वहां पर एक प्लांट था, मरकरी का प्लांट। वो बेचारे क्या करते थे, वो प्लांट का मरकरी बिना किसी ट्रीटमेंट के डायरेक्टली वाटर बॉडी में छोड़ते थे और वो वाटर बॉडी का पानी उस मिनीमाटा जो गांव के लोग पी लेते थे।
और वो पानी पीने के बाद उनकी जो हड्डियां है ना अंदर से खराब होने लग गई, सड़ने लग गई। तब से उस डिजीज का नाम मिनीमाटा डिजीज हो गया। ठीक है, याद रखना ये। नेक्स्ट, कैडमियम अगर ज़्यादा हो गया, कैडमियम अगर ज़्यादा हो गया तो इटाई इटाई डिजीज होती है। याद रखिए, इटाई इटाई से आउच आउच भी डिजीज कहते हैं, क्योंकि बोन्स का मूवमेंट ही नहीं होता, आप हाथ भी नहीं लगा सकते, आपके खुद के बोन्स को इतना ज़्यादा दर्द होता है। ठीक है, तो कैडमियम की वजह से होता है। फ्लोरिन, फ्लोरिन देखिए, फ्लोरिन की वजह से फ्लोरोसिस करके होता है। इसमें एक्चुअली आपके छोटे बच्चों की पानी में अगर ज़्यादा हो जाए ना तो दांत टूट जाते, ऑटोमेटिकली टूटने लग जाते हैं। और अगर अडल्ट्स में क्या होता है ना कि जो हमारे बोन्स होते हैं वो इनलार्ज होने लगते हैं, बड़े बड़े होने लग जाते हैं। ठीक है, इनलार्ज होने लग जाते हैं। याद रखिए, आर्सेनिक, आर्सेनिक अगर ज़्यादा हो जाए, ठीक है, आर्सेनिक अगर ज़्यादा हो जाए तो पार्किंसन डिजीज होती है। और पार्किंसन डिजीज वन टाइप ऑफ मेंटल प्रॉब्लम हो जाती है। आपकी सोचने की क्षमता ही आप खो लेते हो। आप कभी किसी मूवी में भी देखा होगा कि कोई एक इंसान ऐसा दिखाई देता है, कैरेक्टर कुछ इस तरह से दिखाते हैं कि वो बंदा उठा, उसने ब्रश किया, खाना खाया, फिर से वो गया बेड पर सो गया, फिर उठा, ब्रश किया, खाना खाया, फिर से सो गया। मतलब एक तरह का भुलक्कड़पन सा आ जाता है पार्किंसन डिजीज में। और क्या होता है, ब्लैक फुट डिजीज भी होता है आर्सेनिक की वजह से। अब नाइट्रेट्स देखिए, नाइट्रेट्स से क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। अब नाइट्रेट्स ज़्यादा हो जाता है ना तो ये इन्फेंट में पाया जाता है, छोटे छोटे बच्चे जो होता है एक्चुअली उनमें पाया जाता है। तो उनके जो आरबीसी होता है, आरबीसी में जो देखो, आरबीसी खून का कलर लाल क्यों होता है, ये क्वेश्चन 2017 एसएससी में बहुत बार पूछा गया। खून का कलर लाल होता है आयरन की वजह से। और आयरन कहाँ पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में। तो हीमोग्लोबिन एक्चुअली जो होता है ब्लू कलर का होता है। ठीक है, तो इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली नाइट्रेट की वजह से वो ब्लू का ब्लू ही रहता है, आयरन की कमी आ जाती है और बच्चा जो है वो पूरा ब्लू हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इस बीमारी का नाम है ब्लू बेबी सिंड्रोम। नेक्स्ट थिंग, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से क्या क्या बीमारियां होती है, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली इनडायरेक्टली वाटर बॉडी में आते हैं। ठीक है, सबसे कॉमन चीज़ है टाइफाइड, सबसे कॉमन बीमारी। आप देख लोगे ना, कोई एक इंसान अच्छा खासा घूम रहा है, फिर रहा है, और दूसरे तीसरे दिन आप सुनते हो कि उसे टाइफाइड हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि उसने कहीं का कुछ ऐसा खा लिया जो कि गंदा था, या फिर वहाँ पे डिशेस वगैरह जो थे अच्छे से वॉश नहीं किए गए थे। ठीक है, टाइफाइड एंड कॉलेरा जो है ये बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, और ये वाटर ब्रोन डिजीज है, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट थिंग, जॉन्डिस एंड हेपेटाइटिस ए और पोलियो, ये वायरल डिजीज है, और ये पानी के थ्रू, ये वायरस के थ्रू जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, एम्बोसिस। ठीक है, एम्बोसिस समथिंग, तो ये एक प्रोटोजोअल बीमारी है। इसमें क्या होता है ना, आप अगर किसी रेस्टोरेंट में जाओ और वहाँ के डिशेस वगैरह अच्छे से नहीं धुले हुए हैं, वहाँ के वेजिटेबल वगैरह अच्छे से नहीं धुले हुए हैं, तो ये प्रोटोजोआ की वजह से आपको आपके स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, दोनों भी इंटेस्टाइन अच्छे से काम करना बंद कर देते हैं और डायरिया जैसी बीमारियां हो जाती है। ठीक है, इसे एम्बोसिस कहते हैं। ठीक है, याद रखना ये। तो हमने क्या क्या देखा, अभी पोल्यूशन पूरा देख लिया, हमारा पोल्यूशन पूरा कंप्लीट है। इसके बाद ओजोन डिप्लेशन, ये एक क्लास में हो जाएगा। एसिड रेन एंड ग्रीन हाउस गैसेस एक क्लास में हो जाएगा, और ग्लोबल वार्मिंग एक क्लास में। तो टोटल 3 क्लासेस अभी डिज़ाइन करनी बाकी है, 3 क्लासेस में, तो पूरे 6 क्लासेस में आपका एनवायरनमेंट खत्म। ओके, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि एक ही सीटिंग में पूरे 6 के 6 क्लासेस देख लेना। ठीक है, तो आपको इंटरलिंक करने में भी आसानी जाएगी और आपको याद भी रहेगा। ओके, thank you so much for watching. Please subscribe to my channel, share this video, like this video, and please keep revising. Thank you.